नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। कश्मीर भारत की आत्मा का अभिन्न अंग है। एक बार फिर दोहराया गृह मंत्री अमित शाह ने और साफ कर दिया कि कोई भी कानून इस तथ्य को बदल नहीं सकता। जिस कानून का उपयोग करके इसे अलग करने का प्रयास किया गया, उस अनुच्छेद को ही अलग कर दिया गया। मौका था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किताब के विमोचन का। उन्होंने ये भी कहा कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे इतिहास से छुटकारा पाने का समय आ गया है, क्योंकि इसका असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर हो। एक बड़ी स्टेटमेंट, और चर्चा में हमारा फोकस रहेगा आज इसी विषय पर। तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा, अगर भारत को समझना है तो इस देश को जोड़ने वाले तथ्यों को समझना होगा। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। एक झूठ फैलाया गया कि ये देश कभी एकजुट नहीं हो सकता, और लोगों ने इसे मान भी लिया था। आज कश्मीर एक बार फिर से हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। यहाँ पर लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने गंवाया है वो हम जल्द ही हासिल कर लेंगे। क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, वो हम आपको बताते हैं। और ये है गृह मंत्री की खरी खरी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में चल रहे मिथक को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इस किताब में तोड़ा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सत्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्थापित करने का काम इस पुस्तक में किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जियोपॉलिटिकल जो है, दुनिया के सभी देशों का अस्तित्व जियोपॉलिटिकल है, जो भारत के साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो जियो कल्चर पर आधारित है, जिसकी सीमा संस्कृति से बनी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और बंगाल से लेकर गुजरात तक हमारा देश संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और इस जुड़ाव को कोई अलग नहीं कर सकता। भारत की व्याख्या को वो लोग नहीं कर सकते हैं जिनके मन में देश की व्याख्या जियोपॉलिटिकल रूप में होती है। उन्होंने ये भी कहा, उनके कहने का तात्पर्य ये भी था कि भारत को वही समझ सकता है जिसके मन में जियो कल्चर देश की कल्पना है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ भी यही हुआ। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कश्मीर और लद्दाख की मीमांसा जिस तरह से की गई, उसमें बेईमानी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी। उन्होंने ये कहा कि देश के कोने कोने में बिखरी हुई हमारी समृद्ध विरासत हजारों वर्षों से कश्मीर में उपस्थित थी। 8000 साल पुराने ग्रंथों में से कश्मीर का जिक्र निकालकर शामिल किया गया, और जो हम खो चुके हैं उसे हम जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। अब ये साबित हो चुका है। तो गृह मंत्री ने साफ तौर पर इस बात को कहा, और ये साफ तौर पर कह दिया कि कश्मीर को कोई भी भारत से अलग नहीं कर सकता। भारत का अभिन्न अंग कश्मीर था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास बैठकर नहीं लिखा जाता, बल्कि लोगों के बीच में जाकर समझना पड़ता है। और इसी के आधार पर उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि उनके नाम पर ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। तो क्या कुछ हैं इन बातों के मायने, क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, और किस तरह से आगे की एक जो सरकार की सोच है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दिखाई देती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और अब लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। देखिए, भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना पड़ेगा। यही हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ। यहां किसने शासन किया, कौन रहा, किसने क्या अनुबंध किया, किसने क्या एग्रीमेंट किया, इसके आधार पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कश्मीर कहां था, लद्दाख कहां था, इसकी मीमांसा करना मेरे हिसाब से बेईमानी है, और वो इतिहास को वक्र दृष्टि से देखने वाले इतिहासकार ही कर सकते हैं। कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरीबे से बिल्ली मारन तक,
और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक यही इतिहास सिमट कर रह गया था। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा जाता, लोगों के बीच में जाकर इसको समझना पड़ता है। उनकी बोलियों को, इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को, इनकी जीवन पद्धति को, जीवन में किस सिद्धांत के प्रति विश्वास है, इसको समझना पड़ता है। तब ऐतिहासिक सत्य समुद्र मंथन की तरह बाहर आता है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। देश के हर कोने का इतिहास हजारों साल पुराना है। अंग्रेजों के समय में लिखे गए इतिहास में शायद इनकी कोई खराब इरादा नहीं होगा, परंतु इनके अल्प ज्ञान के कारण उनकी देश की व्याख्या ही गलत थी। दुनिया भर के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है, बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं। या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण होती है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और अनंत विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले प्रोफेसर तंवर आपके पास आना चाहेंगे और आपको बधाई भी देना चाहेंगे, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो इतिहास के तथ्य हैं उनको समेटा गया, उनको निकाला गया, और किस तरह से मिथक को तोड़ने की कोशिश की गई, जिससे कि एक स्पष्ट पृष्ठभूमि क्या थी वो लोगों के सामने आए। देखिए, अभी मैं कल गृह मंत्री जी का जो भाषण था, लगभग उन्होंने इस पुस्तक का मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। गृह मंत्री जी ने जो कहा वही लगभग हम इस पुस्तक में कह रहे हैं। ये बहुत सालों से, जैसे माननीय गृह मंत्री जी का कहना है, कि एक षड्यंत्र था। कश्मीर को जिस प्रकार से कश्मीर को भारतीय संस्कृति से, भारतीय लेगेसी जो हमारी कल्चरल और आध्यात्मिक जो इतिहास है उससे अलग किया गया, और अलग करने का मुख्य जो प्रयास था वो इसलिए था कि इसको एक पॉलिटिकल फॉर्म दे दिया जाए। आज अगर आप देश में कहीं जाएं तो अधिकतर लोग यही जानते भी कश्मीर तो शायद आज 200-400 साल का इतिहास है। कश्मीर तो अधिकतर तो ये कहेंगे 1947 के बाद का इतिहास है। हम लोग जो इस पुस्तक में कहा गया, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कल कहा कि भारत का इतिहास जो है, भारत की सभ्यता, हम लोग एक अलग सा देश है। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि हमारी प्राचीन जो सभ्यता है उसकी जड़ें बहुत लंबी है, बहुत दूर दूर तक जाती है। और ये कश्मीर का जो संबंध है, ये एक तरह से जैसे बच्चे का पालना होता है, ये भारत की प्राचीन सभ्यता का पालना है, क्रीडल है। आप इसको लिपि ले लीजिए, लिटरेचर ले लीजिए, टेम्पल आर्किटेक्चर, हमारी जो धार्मिक जो यात्राएं थी, ये दो चीज आप सोच सकते हैं उसकी कहीं ना कहीं कश्मीर में आपको जड़ें मिलती है, और हमारे इतिहास में एक बहुत प्रमुख इस जगह का स्थान है। मैं आपको यहाँ एक चीज और जोड़ूं, इसी इतिहास में शुरू से मेगास्थनीज ने भी कश्मीर को एक अटूट अंग बताया। वो कहते हैं हिमालय से लेके विशाल महासागर तक एक भारत। उनसे 16, 18, 1900 साल बाद अबुल फजल ने मुगल काल में कहा कि भारत की जो कल्पना है, भारत की जो सभ्यता है, जैसे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, जो कल्चरल टर्म वो यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही टर्म है कि हिमालय से लेके महासागर तक एक है। उनके 300-400 साल ऑरबिंदो यही कहते हैं। वो जो लोग आप फाउंडेशन हमारी कल्चर की बात करते हैं, आपको उनको यही बयान मिलता है। कश्मीर को हमें अवश्य रूप से, जो नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, ये जैसे बताया षड्यंत्र था, पाश्चात्य देशों का षड्यंत्र। यहाँ एक चीज और जानना बहुत जरूरी है कि कश्मीर को भारत का मुकुट कहा गया, इसको क्राउन कहा गया, भारत का ताज कहा गया है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। जी, ज्योग्राफिकल जी, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर के संदर्भ में भी आप देखते हैं तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए दुनिया के अलग अलग देशों का इस पर नजर रही। तो बाकी बात हम लोग बाद में करेंगे जी।
बिल्कुल, हमारे साथ अनंत विजय जी भी जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रोफेसर तंवर ने कहा कि पाश्चात्य देशों का ये एक षड्यंत्र था, लेकिन क्या वजह है कि एक लंबे समय तक ये जारी रहा? क्या वजह है कि लंबे समय तक जो असली तथ्य हैं वो सामने नहीं आए? रमा जी, देखिए, मैं इस बारे में गृह मंत्री के 3 वर्ष पहले दिए एक बयान को याद करना चाहता हूं, जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में उन्होंने कहा था कि अगर गलती हुई है तो दूसरे की गलती को पीटने से बेहतर है कि आप अपने उसके समांतर एक लंबी लकीर खींचिए। और मैं आज प्रोफेसर यजवंत तंवर जी के सामने उनको बधाई देता हूं कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने वो लंबी लकीर खींचने का एक उपक्रम आरंभ किया है। इनकी जो प्रदर्शनी है या इन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित किया है आईसीएचआर ने, मैं पिछले वर्ष ये कश्मीर में भी प्रदर्शनी लगी थी और तब ये सोचा भी नहीं गया था कि कश्मीर में इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। नेशनल बुक ट्रस्ट के आयोजन में इनकी प्रदर्शनी लगी थी, मैंने उसको भी देखा था और मैंने दिल्ली के प्रदर्शनी को भी देखा है। रही बात जो आप पूछ रही हैं कि क्यों इतने वर्षों तक, पहला कारण तो ये कि उनके समानांतर इतिहास को ठीक करने का प्रयत्न नहीं किया गया पूर्व के इतिहासकारों द्वारा, और अब वो काम आरंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण ये था। और दूसरा बड़ा कारण जिसकी ओर गृह मंत्री जी ने इशारा किया, बल्ली मारान से दरीबे तक और लुटियन से वहां तलक, तो इतिहास को बस इतने ही छोटे से दायरे में समेट कर रख दिया गया और एक परिवार विशेष के लिए, नेहरू जी के लिए। अब जैसे नेहरू जी, अगर मैं राजनीतिक बात करूं तो नेहरू जी ने स्वयं तो जो ब्लंडर किए थे कश्मीर में, बिग ब्लंडर, जिसके लिए एक उन्होंने माफी भी मांगी थी कि जब भारत की सेना पंजाब तक पहुंची थी तो उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। अगर वो 3 दिनों तक सेना को छूट मिली होती तो आज गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होता। तो एक तो इतिहास वहां, और उसके बाद नेहरू जी को लेके चले गए यूनाइटेड नेशंस में, वो भी 35 और 51 की धाराओं के बीच फंस गए। बड़ी लंबा इतिहास है। हमारे इतिहासकारों ने ये किया कि नेहरू जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, कि नेहरू पर इसकी आंच ना आए, कश्मीर के इतिहास को बदलने का ही एक ऐसा अभियान चला है। मैं तो अभियान ही कहता हूं क्योंकि आईसीएचआर में 40 वर्षों तक एक रिसर्च चलता रहा, एक इतिहासकार वहां कमरा लेके बैठे रहे, कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें इस देश ने देखी हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आईसीएचआर ने अब उस इतिहास को ठीक करने का उपक्रम आरंभ किया है। देर से ही सही, लेकिन उठाए गए इस कदम की सराहना होनी चाहिए। और मुझे लगता है कारणों को छोड़कर अब आगे बढ़ जाने का समय है, क्योंकि 370 भी वहां समाप्त हो गया और 370 के समाप्त होने का सबसे अधिक फायदा कश्मीर की जनता को ही हो रहा है। बिल्कुल, प्रोफेसर तंवर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अनंत विजय जी ने कहा है कि वहां पर उस वक्त जो इतिहासकार थे उन्होंने थोड़ा सा मैं इस नैरेटिव को, अनंत जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, बढ़ाइए। देखिए, ये जो फॉल्स नैरेटिव है, जो झूठी मूल कथा बनाई गई, ये हिस्टोरिक मेन स्ट्रीम नैरेटिव केवल कश्मीर पर सीमित नहीं है। ये फ्रीडम मूवमेंट में भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी है, ये रेवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज में भी है, ये भारत के विभाजन में भी है। और ये बिल्कुल सही, मैंने तो देखिए, मैं जब से अध्यक्ष बना हूं आईसीएचआर का, मेरा एक जीवन का एक तरह से लक्ष्य में कहूं, इस फॉल्स नैरेटिव को हमने करेक्ट करना है। पार्टीशन पर मेरा मूल काम है, उस पर हम काफी हद तक कर चुके हैं। कश्मीर है, अब रेवोल्यूशनरीज पर है। जैसे अगर आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को उठाते हैं तो आपको एक बड़ा विचित्र सीन नजर आता है। बहुत लोगों ने जान दी, 12,500 लोग लगभग जिन जेल में मरे, जिनको गोली मार दी गई, जिनको फांसी दे दी गई, उनका नाम आपको इतिहास में नहीं मिलता है। और जैसे आनंद जी ने विजय बताया कि बेसिकली फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया एक पर्टिकुलर एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन को खत्म करने के लिए, उसको छिपाने के लिए। और कश्मीर की अंदर, कश्मीर तो एक बहुत बड़ी, इन्होंने सुंदर उदाहरण दिया। जैसे कि विश्वास कीजिए, अगर 3 दिन केवल, मेरी मूल किताब एक है कश्मीर पर रिपोर्टिंग, कश्मीर पर 47-48 की डे टू डे इंसिडेंट्स पर है वो, जहां से इस किताब का उदय होता है। उसमें आप विश्वास कीजिए कि फील्ड कमांडर, जो सेना की जो वहां टुकड़ी स्थल पर है, वो कहते हैं हमें सिर्फ 3 दिन चाहिए, हमें 3 दिन दे दीजिए। मैंने अपनी पहली वाली किताब में इसको विस्तार से बताया है कि ये सीज फायर की घटना कैसे हुई है। दिसंबर में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, माउंटबेटन नेहरू जी पर प्रेशर डालते हैं कि आप ये सीज फायर एक्सेप्ट कर लीजिए।
आप यूनाइटेड नेशन में जाने का थोड़ा सा आश्वासन दे दीजिए, झगड़ा मुक जाएगा। यहाँ तक की घटनाएं हैं, बारीकी से अगर आप जाए तो बहुत इसका दूसरा पहलू है। हम लोग यहाँ तो नेचुरली बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक बात कर रहे हैं, हम 3000 साल से लाकर उसको आर्टिकल 370 तक हमने लाया है छोटी सी किताब में। आइडिया ये है कि कंप्लीट नैरेटिव एक हिस्टोरियन को भी समझ आए, एक सामान्य विद्यार्थी को, एक सामान्य पाठक को भी समझ आए, और इंटरनेशनल ऑडियंस को सही रूप कश्मीर का असली कहानी कहाँ है जो छिपी हुई है, और एक षड्यंत्र से हुआ, ऐसा नहीं है कि बाई चांस हुआ है, बाय डिजाइन से हुआ है। जी बिल्कुल। अनंत मेजर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा कि अब शासकों को खुश करने का जो इतिहास है वो जा चुका है, अगर भारत को समझना है तो भारत की सोच के साथ समझना होगा। ये कितनी बड़ी बात है, और जो पुराने मिथक से उनसे न केवल कश्मीर बल्कि पूरे देश में क्या कुछ असर पड़ा? रमा जी, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पुराने इतिहासकार थे, जो एक विशेष वामपंथी इकोसिस्टम से सामने आते थे, और उनका एक पूरा दबदबा आईसीएचआर पे होता था, वो आर एस शर्मा से लेके और रोमिला थापर तक आता है। तंवर साहब के सामने मैं क्या बात करूं, उनके सामने इतिहास की बात करना धृष्टता होगी, लेकिन फिर भी मैं ये इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इतिहास लेखन किया गया और जिस प्रकार से आक्रांताओं को इस देश में हीरो बनाने का उपक्रम इतिहासकारों ने किया, वो उसको ठीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पक्ष में लिखिए, आप भारत के पक्ष में लिखिए। भारतीय दृष्टि से इतिहास को लिखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो इतिहासकारों के साथ दिक्कत है, हमारे पूर्ववर्ती इतिहासकारों के साथ, कि वो विदेशी औजारों से भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। आप निरंतर देखेंगे कि जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं वो अंग्रेजी अनुवाद संस्कृत का पढ़ के उसके आधार पर इतिहास का आकलन करते हैं, इतिहास का लेखन करते हैं। ये सबसे बड़ी विसंगति अभी है कि तथाकथित इतिहासकार की किताब आई है कोई इंडिया के ग्रेट रोड पर, उसमें भी वो बहुत स्मार्टली लिखा गया है। तो इतिहास लेखन सच लेखन के करीब होना चाहिए। इतिहास में जब आप घाल मेल करके किसी व्यक्ति विशेष को बचाने या बढ़ाने का उपक्रम करते हैं तो आप बेईमानी के शिकार हो जाते हैं। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता सबसे पहली शर्त होनी चाहिए, और प्रामाणिकता के लिए आपको मूल स्रोत, प्राथमिक स्रोत पर जाना पड़ेगा, जिससे हमारे इतिहासकार बचते रहे पूर्ववर्ती। और वो सेकेंडरी, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इतिहास लेखन किया, जिस प्रकार से जर्मनी के लोगों ने हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों के बारे में लिखा और उनको मिथ कहना आरंभ किया, ये मिथक नहीं है, ये इतिहास है। अंग्रेजों ने एक बार कह दिया, विदेशियों ने एक बार रादर कह दिया कि इनको तो इतिहास लिखना ही नहीं आता, इनको तो इतिहास की समझ नहीं है। हमारे देश के इतिहासकारों ने वो ट्रम्पेट पीटना शुरू कर दिया कि हमें इतिहास लिखना नहीं आता। मार्क्सवादी दृष्टि ठीक हो सकती है, लेकिन मार्क्सवादियों की बेईमान दृष्टि और उनकी अर्ध सत्य वाली दृष्टि मुझे लगता है कि इतिहास लेखन के लिए भारत में बहुत घातक रहा, और 60-65 साल तक उसी प्रविधि से भारत में इतिहास लिखा जाता रहा। अब अगर आईसीएचआर ने इसकी पहल की है तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में हमारा जो असली इतिहास है वो किस प्रकार से हमारे सामने आता है। बिल्कुल। प्रोफेसर तंवर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, आपने जो तमाम उसमें जिक्र किए हैं, सिल्क रूट का किया है, हिमेश भट्ट का किया है, और इसके साथ ही बहुत से ऐसे उदाहरण आपने उसमें दिए हैं थोड़ा सा इस बात पर आने से पूर्व, क्योंकि आनंद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट विषय उठाया है, मैं थोड़ा सा थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कश्मीर का जो नैरेटिव है, इसी जब मेरी किताब आई तो एक 870 फाइल्स का एक जवाहरलाल नेहरू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन कश्मीर नामक एक ये दस्तावेज है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये दस्तावेज ओपन नहीं थे। ये लगभग 2017 में या 18 में, मुझे याद नहीं आ रहा, ये डॉक्यूमेंट्स खुले हैं। इवन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू में भी इनका जिक्र नहीं है। बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल, हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको अगर जो पाठक पढ़ता है तो आपको बिल्कुल अलग चित्र नजर आएगा। बहुत सीरियसली इन डॉक्यूमेंट्स को छिपा कर रखा गया या पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। मैंने इनको 5-6 साल पहले यूज किया है। ये जो नैरेटिव बनता है, ये नैरेटिव जो गवर्नमेंट इन डॉक्यूमेंट्स को छुपाती है, इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में लाती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तंवर जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग होता है इन मिथकों को तोड़ना, और जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, इन तथ्यों को सामने लाना जिन्हें वर्षों तक छुपाया गया।
जी, आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, हिस्टोरिकल नैरेटिव ऐसे नहीं बनते हैं। हिस्टोरिकल नैरेटिव स्कूल लेवल से बनता है। पहले आपको वहाँ पाठ्यक्रमों में लाना पड़ेगा, फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में रखना पड़ेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में रखना पड़ेगा। मैं तो जिस जमाने में 1977 से मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उस जमाने में क्या पढ़ा जाता था? जब तक आप उन किताबों को पढ़ेंगे नहीं, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने का बहुत जबरदस्त षड्यंत्र था। आईसीएचआर की जिम्मेदारी मैंने संभाली, हम लोग मिलकर बहुत लोग काम कर रहे हैं और नैरेटिव बदलने में समय लगता है। एक चीज जो देश बहुत सालों से बता, एक चीज को बता बता के अब 70 साल से कहानी गढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा दूसरा ऑल्टरनेट नैरेटिव खड़ा करने में समय लगता है। प्रयास हो रहा है, पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये प्रयास हमारा सफल रहेगा। हम बहुत केयरफुली इसको काम करें। हम कोई हिस्ट्री दोबारा नहीं लिख रहे, हम केवल छिपे हुए सत्यों को हम सामने ला रहे हैं देश के सामने। बिल्कुल, हम कोई जी बेहद अहम बात आपने कही है कि जो छिपे हुए तथ्य हैं वो आप सामने ला रहे हैं। अनंत विजय जी, कितना ज़रूरी हो जाता है ये तथ्य सामने लाना जब हम वर्तमान की बात करते हैं या भविष्य की नींव रखने की बात करते हैं। और जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि समय वो चला गया है और हमने जो खोया है उसे भी हम पाकर रहेंगे, ये कितना बड़ा संदेश है, इसके क्या मायने हैं? ये तो देखिए, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का होना नेतृत्व में बहुत आवश्यक है। अन्यथा तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है, इसको समझने की जरूरत है। तंवर साहब ने थोड़ा सा इशारा किया कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में अब देखिए 4 वर्ष हो गए, लेकिन वो इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि 4 वर्ष में हम पाठ्यक्रम तैयार करके स्कूलों में इतिहास को बदलने का उपक्रम नहीं कर पाए। तो ये इसमें बहुत समय लगता है। ये विमर्श कोई एक दिन में खड़ा नहीं होता। 1948 में नेहरू जी गए थे यूनाइटेड नेशंस में, जी। और तब पता नहीं सरदार पटेल ने उनको कॉशन किया था कि आप मत जाइए। उसके बावजूद वो पता नहीं किन कारणों से गए थे। अब कुछ पेपर सामने आने लगे तो वो राज खुलने लगे। मना करने के बावजूद वहां गए। सैन्य एडवाइस के खिलाफ पंजाब तक पहुंची हुई सेना को उन्होंने विड्रॉ मतलब रोक लिया। ये सारी चीजें इतिहास में जब खुलेंगी, खुलते खुलते मुझे लगता है कि ये नैरेटिव 1-2 दिन में नहीं बनेगा। इसके लिए वर्षों लगेंगे और वर्षों तक एक ऐसा ही मजबूत नेतृत्व की बैकिंग भी चाहिए होगी रमा जी, तभी इतिहास सही रूप में सामने आ पाएगा। न सिर्फ बैकिंग चाहिए बल्कि बहुत सारा फंड भी इसमें इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे विद्वानों को इसमें रिसर्च में लगाना पड़ता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस पर काम कराना पड़ेगा, तब जाकर। और सबसे बड़ी बात कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उन पुस्तकों को लगाना पड़ेगा जो भारतीय दृष्टि से इतिहास लिखा गया है। तभी न सिर्फ हमारी अफसरशाही बदलेगी बल्कि उनकी मानसिकता भी बदलेगी। बिल्कुल, तमाम कदम जो हैं एक बड़ी सोच के साथ उठाए जा रहे हैं और उसका ही परिणाम अनंत विजय जी अब कश्मीर में दिखाई देने लगा है, जिस तरह से वहां की बयार बदली है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और मैं तो कश्मीर अनुच्छेद 370 के एब्रोगेशन के बाद 3-4 बार कश्मीर जा चुका हूं, और वहां जिस प्रकार से मैं अभी नेशनल बुक ट्रस्ट के जिस कार्यक्रम में गया था, उसमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी फिल्म निर्देशक का एक सत्र था। उसमें कश्मीर की 4 लड़कियों ने खड़े होकर कहा कि उनको फिल्म निर्देशक बनना है। रमा जी सोचिए, कश्मीर की लड़कियां जो पर्दे में रहने की आदी थी, जहां पिछले दशकों में 45,000 लोग आतंकवाद के शिकार हुए, वहां की लड़कियों का एस्पिरेशंस जगा है। तो अब ये नया कश्मीर नए एस्पिरेशंस के साथ भारत के सामने आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो नैरेटिव बनाने वाले हैं उनको अब भी वहां आतंकवाद दिखता है। अभी आप रात में चले जाइए डल लेक के किनारे, आपको सरोजनी नगर जैसा दृश्य नजर आएगा। लेकिन नैरेटिव बनाने वाले वो बल्ली मारान से दरीबा तलक और लुटियन से वहां तक, उन लोगों को कश्मीर में अब भी वही सारी चीजें दिखाई देती हैं जो वो इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर तंवर, आपके पास आना चाहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही। अनुच्छेद 370 की जब बात आती है, उन्होंने कहा कि संविधान सभा में भी सभी लोग इस पर एकमत नहीं थे, इसीलिए इसे एक टेम्पररी प्रोविजन रखा गया था। लेकिन जिस तरह से इसका उपयोग करके कश्मीर में लगातार कश्मीर ने जिस दंश को झेला है, कितना जिम्मेदार वो है और कितनी जिम्मेदार उसके पीछे की राजनीति है? रमा जी, मैंने अपनी दोनों पुस्तकों में जो अभी आई है और पहले भी जो आई है, मैंने उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया है। मैंने कोट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से लंबे लंबे पैराग्राफ्स उठाए हैं। मैं किसी भी इतिहासकार को, मैंने कल भी कहा था शाम के फंक्शन में,
कि मैं चुनौती देता हूं, मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने ये कहा हो कि हमें ये विशेष प्रावधान चाहिए। मुट्ठी भर लोग हैं। मूल रूप से तो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंटेम्प्रेरी सोर्सेज कह रहे हैं। 1947-48 का मीडिया उठाइए आप, चंडर्स वीकली उठाइए आप, उस टाइम के जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो आर्टिकल राइटर्स हैं, आप अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स देखते हैं, आपको जैसे कल माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, उस पर कंप्लीट ऑपोजिशन है। पटेल के ऊपर जिम्मे डाल देगी कि सरदार पटेल के ऊपर आपने पास कराना है। अगर आप उसकी डिटेल्स में जाइए, इतना समय नहीं होगा आपके कार्यक्रम में, बारीकी में ले जाऊं आपको, बट एक अस्टॉनिशिंग फैक्ट है, कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं चाह रहा है। कोई इंडिविजुअल, एक कोई न्यूज़पेपर, अगर आप रणबीर उठाइए जो उर्दू के उस समय के मुख्य पेपर है, तो वो विरोध कर रहे हैं, ये चीज लग जाती है। तो बिल्कुल, इस तरह से तो ये तथ्य अब सामने आ रहे हैं और अपने आप में जो असर उसका पड़ा है वो भी सामने आ रहा है, और किस तरह से सरकार जो है इन मिथकों को तोड़ रही है ये भी आगे आ रहा है। अनंत विजय जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। एक स्टेटमेंट जिस पर लगातार अब चर्चा भी हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या पता जो कश्मीर का नाम है वो कश्यप ऋषि के नाम पर ही हो। अब मुझे तो ये लगता है कि रमा जी, नाम तो जो मूल है उसके बारे में विचार करना ही चाहिए। जो हमारी संस्कृति से उपजा हुआ नाम है, जिन नामों को बदले गए, जो हमारी संस्कृति से तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते हैं, ऐसे नामों से हमें तौबा कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं से ये भी साबित हो जाता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सीमा है वो संस्कृति से बनती है, उसे जियोपॉलिटिकल आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए। बड़ा खामियाजा इसका हुआ है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि सही तथ्यों को लाकर जो हमारी पीढ़ी है उसके निर्माण की कामना करना। जिस तरह से विकास की बात कही जा रही है और देश के विकास में जो युवा हैं या सभी देशवासी हैं उनको शामिल करने की भी बात कही जा रही है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक बन जाती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रमा जी, क्योंकि और गृह मंत्री ने जिस प्रकार से एब्रोगेशन के टाइम पर अपने भाषण में कहा भी था कि 2026 तक हम सोचते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और कर दिया जाएगा। क्योंकि अमित शाह जब बोलते हैं तो बहुत दबदारी के साथ बोलते हैं और एक कन्विक्शन होता है। जैसे नक्सलियों के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन अभियान चलाया, उस अभियान में अब नक्सली इररिलेवेंट हो गए हैं। तो अगर कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो जाता है तो मैं कश्मीर के चप्पे चप्पे पे घुमा हूं, वो मतलब स्विट्जरलैंड, उसके आगे कुछ है ही नहीं। आप वहां फिल्म उद्योग पनप सकता है, वहां टूरिज्म पनप सकता है, वहां विकास की मतलब वो मतलब विकास तमाम ड्रिवन हो विकास सकता है। की बयार जो है अब जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है और ये बड़ी एक राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो सही तथ्य लाकर हैं उन पर अगर काम किया जाता है तो तमाम जो मिथक हैं वो टूटते हैं और जो क्षेत्र इन मिथकों का दंश झेल रहे थे उन्हें इससे मुक्त किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तंवर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने का और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।